अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबरनाग मारिया सीरीज की कहानी मारिया खोपड़ी में पहला हिस्सा। केटी दरख्तों से निकलकर समुद्र की तरफ भागी जा रही थी। अंधेरे में थ्यूसोंग का उसका हैवला साफ नजर आ रहा था। उसका शाही लिबास लहरा रहा था। वो बार बार कह रही थी, मुझे राजा की लाश के साथ जल जाने दो। मैं रानी कोकला हूँ। मैं अपने राजा के साथ सती हूँगी। मेरे राजा की रूह मुझे बुला रही है। थ्यूसोंग उसके पीछे दौड़ा। अब इसमें कोई शक नहीं रहा था कि किसी जादू या तिलिस्म की वजह से केटी की याददाश्त गुम हो गई थी। वो अपने आप को राजा की रानी समझ रही थी और रानी बनकर ही शाही महल में जाहिर हुई थी। थ्यूसोंग ये कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था कि केटी चिता के शोलों पर जलकर राख हो जाए। वो पूरी रफ्तार से दौड़ा और केटी के सर पर पहुंच गया। केटी ने जो रानी थी पीछे मुड़कर गजबनाक निगाहों से थ्यूसोंग को देखा और चिल्लाई, तुम कौन हो? खबरदार मेरे करीब ना आना, नहीं तो खंजर अपने सीने में घोंपकर जान दे दूंगी। थ्यूसोंग वहीं रुक गया क्योंकि केटी ने अपनी हीरे मोतियों वाली कमीज के अंदर से छोटा सा खंजर निकाल लिया था। वो खंजर हाथ में लिए हाँप रही थी। खंजर का रुख केटी के सीने की जानिब था। थ्यूसोंग ने हाथ बढ़ाकर कहा, केटी केटी होश में आओ, तुम रानी नहीं केटी हो। मैं थ्यूसोंग हूँ, तुम्हारा दोस्त थ्यूसोंग। केटी ने उसे झिड़क कर कहा, खामोश बदतमीज, तुम्हें रानी कोकला पर अपना जादू करने और चिता से उठाकर यहाँ लाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं महामंत्री से कहकर तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगी। मैं रानी हूँ। अगर तुम यहाँ से चले ना गए तो मैं खंजर मारकर अपने आप को राजा पर कुर्बान कर दूंगी। थ्यूसोंग अजीब मुश्किल में था। केटी उसे बिल्कुल नहीं पहचान रही थी। खंजर उसके हाथ में था। वो खुदकुशी कर सकती थी। अगर वो राजा की लाश के साथ आग में जल सकती थी तो खंजर से अपनी जान भी ले सकती थी। उसने कहा, ठीक है रानी, मैं जाता हूँ। तुम खुदकुशी ना करो, मैं जाता हूँ। ये कहकर थ्यूसोंग उसकी तरफ बढ़ने लगा। केटी ने चीख कर कहा, मुझे हाथ ना लगाना, मैं खंजर घोंप लूंगी। थ्यूसोंग वहीं ठिठक गया। मैं जा रहा हूँ रानी जी। और थ्यूसोंग पीछे हटने लगा। रानी यानी केटी ने खंजर अपने हाथ में ही रखा और समुद्र की तरफ तेज तेज कदमों से चलने लगी। वह समुद्र की घाट पर जाना चाहती थी ताकि वहां किसी शाही कश्ती में बैठकर सरांदीप जाए, जहां वो राजा की लाश के साथ आग में जलकर अपनी जान दे सके। थ्यूसोंग जंगल के अंधेरे में छुप गया। उसे केटी की खुशबू भी नहीं आ रही थी क्योंकि केटी की शख्सियत रानी में गुम हो गई थी। वो अंधेरे में देख भी नहीं सकती थी। थ्यूसोंग ने उसकी इस कमजोरी से फायदा उठाया और ऊपर से होकर ऐसी जगह पर खड़ा हो गया जहां से केटी गुजरने वाली थी। जो ही केटी भागती हुई वहां से गुजरी तो थ्यूसोंग ने उसके ऊपर छलांग लगा दी। दोनों घास पर गिरे। इस अरसे में थ्यूसोंग केटी के जिस्म के साथ अपनी उंगली लगा चुका था। उंगली के छूते ही केटी एक उंगली के बराबर छोटी हो गई और अपने आप को इस हालत में देखकर दहशत के मारे उसका छोटा सा जिस्म कांप रहा था। फिर वो गश खाकर गिर पड़ी। थ्यूसोंग ने उसे उठाकर जेब में रखा और जेब में हाथ डाल लिया कि केटी होश में आ जाने पर बिल्कुल बाहर ना आए। वो जितनी तेजी से चल सकता था कारवां सराय की तरफ जाने के बजाय लंका की सबसे बड़ी सराय की जानिब रवाना हो गया। रात का पिछला पहर हो रहा था। लंका शहर की बड़ी सराय से सुबह मुंह अंधेरे काफले वापस हिंदुस्तान की तरफ रवाना होते थे। थ्यूसोंग अब एक पल के लिए भी इस मुल्क में नहीं रहना चाहता था क्योंकि वहां केटी की जिंदगी को खतरा था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों से निकलकर थ्यूसोंग छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में से गुजरने लगा। वो लंबे लंबे कदम उठाए चला जा रहा था कि अचानक आसमान पर बिजली चमकी। थ्यूसोंग ने आसमान की तरफ देखा। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। बादलों का नामो निशान तक न था। फिर ये बिजली कहाँ चमकी थी? वह सोच ही रहा था कि बिजली एक बार फिर चमकी और जोर की कड़क पैदा हुई। इसके साथ ही मंगला देवी की शक्ल दरख्तों में से उतरकर थ्यूसोंग की तरफ आई। उसके हाथ में त्रिशूल था। जुबान बाहर लटक रही थी। गले में इंसानी खोपड़ियों का हार था और आंखें आग के शोले बरसा रही थीं। थ्यूसोंग वहीं रुक गया। मंगला देवी ने त्रिशूल वाला हाथ ऊपर उठाया और तेज सीटी जैसी आवाज में बोली, तुम केटी को साथ लेकर इस मुल्क से कहीं नहीं जा सकते। ये रानी है, इसे राजा के साथ ही चिता की आग में जलना है और अब मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मंगला देवी का त्रिशूल उसके हाथ से निकलकर तीर की तरह थ्यूसोंग की तरफ बढ़ा। त्रिशूल में से आग की चिंगारियां फूट रही थीं। ऐन उस वक्त पहाड़ी के गार में एक लंबी दाढ़ी और लंबी जटाओं वाला एक साधु नमूदार हुआ। उसने अपने पांव की खड़ाएं उतारकर हवा में फेंकी। खड़ाई बादलों की गरज की आवाज के साथ उड़ते हुए त्रिशूल से जाकर टकराई। त्रिशूल हवा में गायब हो गया और मंगला देवी चीखें मारती वहां से भाग गई। थ्यूसोंग ने पलटकर साधु की तरफ देखा। अब सुबह की फीकी फीकी रोशनी हो गई थी। खड़ाई वापस साधु के पास चली गईं। साधु ने थ्यूसोंग की तरफ देखा और कहा,
बेटे मेरे पास आ जाओ, मंगला तुम्हें कुछ नहीं कहेगी अब। थ्यूसोंग जल्दी से साधु के पास चला गया। उस साधु का जिस्म दुबला पतला था, मगर चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो थ्यूसोंग को गार के अंदर ले गया। गार में हिरन की खाल बिछी थी, सामने कमल के कुछ फूल पड़े थे। साधु ने थ्यूसोंग को बैठने का इशारा किया। वो खुद भी हिरन की खाल पर आलती पालती मारकर बैठ गया और बोला, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो मंगला देवी ने तुम्हें हलाक कर दिया होता। थ्यूसोंग बोला, महाराज ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? साधु मुस्कुराया बोला, बेटे ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जेब में केटी मौजूद है, जिसकी तलाश में मंगला यहाँ आई थी? थ्यूसोंग बड़ा हैरान हुआ कि इस साधु को सब हाल मालूम था। उसने कहा, मगर महाराज ये मंगला मेरी दोस्त केटी को क्यों मारना चाहती है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए कि केटी ने उसके मंदिर के मुकद्दस नारियल को तोड़ दिया था। मंगला ने उसे ये इंतकाम लिया कि उसकी याददाश्त गुम करके उसे राजा के महल में रानी बनाकर भेज दिया, क्योंकि वो जानती थी कि राजा दूसरे रोज मर जाएगा और केटी रानी की शक्ल में राजा के साथ ही चिता की आग में जलकर मर जाएगी। थ्यूसोंग बोला, अब मैं क्या करूं महाराज? ये मंगला तो फिर मुझ पर हमला करके केटी को नुकसान पहुंचाएगी। मैं परदेश में हूं, उसके पास तिलिस्म है, मैं उससे केटी को कब तक बचा सकूंगा? साधु कहने लगा, बेटे मैं जानता हूं तुम दोनों इस दुनिया के नहीं बल्कि एक खलाई स्यारी की दुनिया के रहने वाले हो, और मैं ये भी जानता हूं कि केटी सिर्फ आग में जलने से मर सकती है, और तुम इस सूरत में मर सकते हो कि तुम्हारी एक उंगली काट दी जाए। मगर मंगला देवी की ताकत बहुत ज्यादा है, वो अपने त्रिशूल से तुम्हारी सारी उंगलियां काट सकती है। थ्यूसोंग एक बार तो सख्ती में आ गया। साधु को उसके बारे में सब कुछ मालूम हो गया था। उसने कहा, महाराज अब जबकि आप पर मेरा हाल रोशन हो चुका है तो मेरी मदद करें और मुझे इस मंगला देवी से सिर्फ इतनी देर तक बचाएं कि मैं केटी को लेकर इस मुल्क से बाहर निकल सकूं। साधु ने कहा, बेटे ये मेरे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि मेरी ताकत और इख्तियार सिर्फ इन पहाड़ियों के अंदर तक ही है। थ्यूसोंग कहने लगा, लेकिन महाराज केटी का क्या होगा? मंगला केटी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्या केटी की याददाश्त वापिस नहीं आ सकती? उसको मैं बड़ा कर दूं तो वो राजा के महल की तरफ भागती है और बार बार यही कहती है कि मैं रानी हूं, मैं राजा के साथ सती होंगी। साधु बोला, अब उसे राजा की लाश के साथ सती नहीं किया जाएगा, क्योंकि राजा की लाश इस वक्त चिता पर जल रही है। थ्यूसोंग ने जल्दी से पूछा, क्या उसकी बाकी रानियां भी साथ ही जला दी गई हैं? साधु ने कहा, हाँ, इस मुल्क का यही दस्तूर है, क्योंकि सातवीं रानी यानी केटी नहीं मिल सकी, इसलिए राजा की चिता को रस्म के मुताबिक आग दिखा दी गई। अब केटी अगर महल में वापस चली भी गई तो उसे चिता पर कोई नहीं जलाएगा। थ्यूसोंग ने कहा, लेकिन महामंत्री उसको सख्त सजा देगा, क्योंकि वो फरार हो गई थी। साधु बोला, तुम केटी को रानी कोकला की हैसियत से राजा के महल की तरफ जाने दो, मैं अग्नि देवता के रूप में उसके साथ होऊंगा, और मुझे देखकर महामंत्री और सारे दरबारी केटी को कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि उसकी पूजा शुरू कर देंगे। थ्यूसोंग ने परेशानी से कहा, मगर महाराज केटी कब तक उस महल में रानी कोकला बनकर रहेगी? मैं तो उसे अपने साथ हिंदुस्तान वापस ले जाना चाहता हूं। साधु मुस्कुराने लगा, बेटे थ्यूसोंग, तुम्हें तो अभी अंबरनाग मारिया से भी मुलाकात करनी है। थ्यूसोंग चौंक उठा। साधु को सब कुछ मालूम था। उसने कहा, महाराज आप तो दिलों के हाल जानते हैं, तो फिर मुझे यह भी बता दीजिए कि अंबरनाग मारिया से कब मुलाकात होगी? साधु एक पल के लिए खामोश हो गया, फिर कहने लगा, बेटा ये बताने की हमें इजाजत नहीं है। अब तुम ऐसा करो कि केटी को लेकर राजा के महल के पिछवाड़े जो पुराना बाग है वहां चले जाओ और उसे बड़ा करके वहीं खड़े रहना, फिर जो होगा उसे देख लेना, और वहां ये राख अपने और केटी की गर्दन पर लगा देना। इसे तुम मंगला के तिलिस्म से महफूज हो जाओगे। मगर याद रखना, अगर तुम में से कोई भी मंगला देवी के मंदिर के अहाते में दाखिल हुआ तो इस राख का असर जाता रहेगा, फिर मंगला देवी का जादू तुम पर चल सकेगा। थ्यूसोंग ने साधु से चुटकी भरकर राख ली, उसे अपनी गर्दन पर मला, फिर जेब में उंगली डालकर नन्ही सी केटी की गर्दन पर भी मल दिया। केटी उसकी जेब में बेहोश पड़ी थी। साधु ने कहा, बेटा अब तुम राजा के बाग में जाओ और जो होने वाला है उसे देखो। थ्यूसोंग ने साधु को सलाम किया और गार से बाहर निकल आया। वो बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो राजा के महल के पिछवाड़े एक पुराने बाग में खड़ा था। दिन निकल आया था, सूरज की सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। राजा के महल के बाग का ये पिछला हिस्सा था और यहाँ बेशुमार फलदार दरख्त उगे हुए थे। दरख्तों की टहनियां फलों से लदी हुई थीं। एक तरफ पानी का छोटा सा हौज था, जिसमें से एक नाली के जरिए पानी निकलकर बाग में जा रहा था। थ्यूसोंग ने केटी को अपनी जेब से निकाला और ऐसा ही किया जैसा कि साधु ने कहा था। उसने केटी के जिस्म के साथ अपनी उंगली लगाई। वो एकदम से बड़ी हो गई। उसका लिबास राजकुमारियों जैसा ही था। सर पर सोने का ताज था, गले में मोतियों की मालाएं थीं। उसने थ्यूसोंग की तरफ देखा और बोली, गंगू, क्या हम मरने के बाद जन्नत में आ गए हैं? हम तो राजा की लाश के साथ चिता में जल गए थे। थ्यूसोंग फौरन समझ गया कि यह साधु की राख का असर है।
और केटी अब थिसोंग को अपना शाही नौकर समझने लगी है और उसे यकीन हो रहा है कि वो चिता में जल मरी थी और अब जन्नत में आ गई है। थिसोंग ने कहा, रानी जी, आपका अपना महल है। आपको राजा की लाश के साथ जलने के बाद देवताओं ने खुश होकर वापस महल में भेज दिया है। केटी ने कोई जवाब ना दिया। एक नज़र महल पर डाली और बोली, मेरे साथ आओ, मैं राजमहल में जाऊंगी। जो ही केटी राजमहल में दाखिल हुई, वहां शोर मच गया कि रानी कोकला वापस महल में आ गई है। महामंत्री ने आगे बढ़कर रानी यानी केटी का स्वागत किया। अब वो उसे रस्म के मुताबिक चिता की आग के हवाले नहीं कर सकता था, मगर इस बात का उसे बेहद गुस्सा था कि रानी कोकला ऐन वक्त पर फरार हो गई थी और बाकी 6 रानियां तो राजा के साथ जल मरी, मगर रानी कोकला ने चिता में जलने की रस्म पूरी नहीं की। मगर चूंकि इस मुल्क में यह रस्म थी कि अगर वक्त पर किसी भी रानी को चिता पर ना लाया जा सके और राजा की लाश को आग दिखा दी जाए तो उस रानी से लोग अकीदत और मोहब्बत करने लगती हैं। वो ये समझते थे कि देवता अग्नि ने खुद उस रानी को जलने से बचाया है और यही देवताओं का मंशा भी था। चुनाचे ऐसा ही हुआ। महल में बहुत से दरबारी और अहलकार रानी कोकला का एहतराम करने लगे और उन्होंने जय अग्नि देवता के नारे बुलंद किए। ये बात उनके सामने वाजे हो गई थी कि रानी कोकला यानी केटी को खुद अग्नि देवता ने चिता की आग से बचाया है। मगर महामंत्री के दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। वो रानी कोकला यानी केटी को किसी हालत में भी जिंदा देखना गवारा नहीं कर सकता था। इस पर जुल्म यह हुआ कि दरबारियों ने राजा की मौत के बाद राजा के भाई को तख्त पर बिठाने का फैसला कर लिया। क्योंकि राजा की 7 रानियों में से किसी के औलाद न थी, महामंत्री तो जल भुनकर राख हो गया, क्योंकि वो खुद राजगद्दी पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा था। नए राजा को रानी कोकला यानी केटी की हमायत हासिल थी। अब तो रानी कोकला यानी केटी को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। महामंत्री बड़ा अय्यार वजीर था। वो ऊपर से तो केटी के साथ बेहद इज्जत और एहतराम से पेश आता रहा, मगर अंदर ही अंदर उसको खत्म कर देने की साजिश तैयार करने लगा। महल में किसी रानी को मारना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मुश्किल ये आन पड़ी थी कि दरबारी और राया रानी को अब देवता अग्नि का खास अवतार समझने लगी थी। क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रानियां चिता की आग से बच जाएं और रानी कोकला बच गई थी। इससे यही साबित होता था कि उसे अग्नि देवता ने बचाया है और वो उसकी चहेती रानी है। महामंत्री अपोजिशन में नहीं था कि रानी कोकला यानी केटी को जहर देकर मार डाले। इस पर जबरदस्त हंगामा उठ सकता था, मुल्क में बगावत भी हो सकती थी। चुनाचे महामंत्री ने इस पर गौर करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अब थिसोंग को भी गंगू नौकर की हैसियत से महल में रहने की इजाजत मिल गई थी। वो एक तरह से केटी का बॉडीगार्ड बनकर उसकी हिफाजत करने लगा था। महामंत्री का सारे राजमहल में सिर्फ एक ही राजदार दोस्त था, जो शाही महल का शाही वैद्य यानी हकीम था। पुराने हिंदुस्तान में हकीम वैद्य को कहा जाता था। ये वैद्य बड़ा होशियार और तजुर्बाकार आदमी था। महामंत्री ने उसके आगे अपने दिल का हाल रख दिया और कहा, वैद्य जी, रानी कोकला ने राजा के भाई को तख्त पर बिठा दिया है। अब उसका भाई राजा है। अगर मैं राजा बन गया तो आपको अपना वजीर आला बना लूंगा, लेकिन मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट रानी कोकला है, जिसको रियाया और दरबारी सभी अग्नि देवता का अवतार समझ रहे हैं। जब तक वो जिंदा है, ना मैं राजा बन सकता हूं, ना आप वजीर आला बन सकती हैं। कोई ऐसा जतन कीजिए कि हमारे रास्ते का ये सबसे बड़ा रोड़ा हमेशा के लिए नीस्तो नाबूद हो जाए। वैद्य कुछ देर तक खामोशी से गौर करता रहा, फिर महामंत्री की तरफ देखकर कहने लगा, महामंत्री जी, आप मेरे दोस्त हैं। आपने मुझ पर जो भरोसा किया है मैं उस पर पूरा उतरूंगा। रानी कोकला को खत्म करना इन हालात में आसान नहीं है, मगर मेरे पास ऐसी फीके जायके वाली जड़ी बूटी मौजूद है जिसके सफूफ को अगर आप रानी के खाने में थोड़ा थोड़ा रोज मिलाते रहें तो वो पहले बीमार पड़ेगी और फिर बुखार में सूख कर कांटा हो जाएगी और फिर मर जाएगी। इस तरह से किसी को आप पर शक भी नहीं होगा और हमारे रास्ते का कांटा भी निकल जाएगा। वैद्य ने महामंत्री को एक खास जड़ी बूटी का सफूफ स्याह डब्बी में डालकर दिया और कहा, ये 1 महीने की खुराक है। रोजाना रानी के खाने में इसकी एक चुटकी डाल दिया करना। यह फीका है, रानी को पता ही नहीं चल सकेगा। महामंत्री ने डब्बी को जेब में डाला और अपने महल की खुफिया ख्वाबगाह में एक खुफिया जगह पर ले जाकर रख दिया। थिसोंग को इस साजिश की बिल्कुल खबर न हो सकी। दूसरी तरफ मंगला देवी भी केटी से बदला लेने के लिए बेताब थी, मगर साधु ने जो राख केटी और थिसोंग के जिस्म पर लगा दी थी उसकी वजह से मंगला देवी उन दोनों के करीब नहीं फटक सकती थी और उसका तिलिस्म भी उन पर नहीं चल रहा था। मंगला देवी अपने मंदिर में चली गई और किसी खास मौके का इंतजार करने लगी। मारिया और नागतो फिजा में परवाज करते लंका की तरफ चले आ रहे थे, जबकि अंबर भी अपने एक साथी के साथ घोड़े पर सवार मुल्क लंका की तरफ चला रहा था। अंबर के साथी का नाम भास्कर था और उस शख्स भास्कर को एक ऐसे जहरीले सांप ने काटा था जिसके जहर ने उसके जिस्म में इतनी गर्मी और तपिश पैदा कर दी थी कि वो खड़े खड़े पूरे हौज का पानी बाल्टियों से पी जाता था
और ये पानी भाप बनकर उसके जिस्म से निकलता जाता था। अंबर ने उसे एक खास बूटी खिला दी जिसका असर 24 घंटे तक रहता था। 24 घंटे तक प्यासे भास्कर को प्यास नहीं लगती थी। उसके बाद अंबर उसे फिर एक खुराक खिला देता था। इसी तरह वो मुल्क लंका में दाखिल हो गए। प्यासे भास्कर ने अंबर को बताया था कि लंका के शिलाम मंदिर में उसका एक रिश्तेदार पुजारी है, वो उसके पास जाकर ठहरेंगे। अंबर ने उस शख्स भास्कर को ये कहा था कि वो नाग की तलाश में है जो उसके जिस्म से सांप का जहर अपने मंत्र से ख़त्म कर देगा और फिर उसे खौफनाक प्यास से निजात मिल जाएगी। लंका में आते ही भास्कर ने शिलाम मंदिर की तलाश शुरू कर दी। अंबर को वहाँ थिसोंग और केठी की खुशबू इसलिए न आई कि उन्होंने अपनी गर्दनों पर साधु की दी हुई राख मली हुई थी। उस राख का ही असर था कि केटी और थिसोंग को भी अंबर की खुशबू नहीं आ रही थी। केटी को अंबर नागमारिया की खुशबू आ ही नहीं सकती थी क्योंकि वो तो मंगला के त्रिसम की वजह से अपनी याददाश्त ही गंवा बैठी थी। अंबर को भास्कर अपने साथ लंका शहर के किनारे एक टीले के दामन में ले गया। उन्होंने टीले के आसपास बहुत देखा मगर उन्हें कोई ऐसा मंदिर ना मिला। भास्कर ने एक घाटी की तरफ इशारा करके कहा, अंबर भाई वो देखो, घाटी में मुझे एक छोटी सी बुर्जी दिखाई दे रही है। क्या यही शिलाम मंदिर तो नहीं है? वो दोनों पत्थरों में से गुजरते घाटी में गए कि वहां बाकायदा कोई मंदिर तो नहीं मगर किसी मंदिर की टूटी फूटी एक कोठरी जरूर थी। उसके बाहर जो छोटा सा चबूतरा था वो भी ढह गया था। पत्थर नीचे गिरे हुए थे। कोठरी के अंदर दीवार में मूर्ति रखने वाला जो ताक था वो भी खाली था, उसमें मूर्ति नहीं थी। अंबर ने कहा, ये कभी मंदिर जरूर था मगर अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ना पुजारी ना मूर्ति। भास्कर झुककर बड़े गौर से ताक को देख रहा था। उसने कहा, लगता है कोई इस ताक में से मूर्ति उखाड़ कर ले गया है। मूर्ति के पांव के निशान मिट्टी में उसी तरह मौजूद हैं। अंबर ने पूछा कि इस मंदिर में किस देवी की मूर्ति रखी जाती थी? भास्कर बोला, मेरा रिश्तेदार इसी मंदिर का पुजारी होगा। इस इलाके में लोग मंगला देवी की पूजा करते हैं, जरूर यहाँ मंगला देवी की मूर्ति ही होगी। अंबर ने इसमें कोई ज्यादा दिलचस्पी ना ली क्योंकि उसे तो शहर लंका में कोई ठिकाना चाहिए था जहां रहकर वो नागमारिया और थिसोंग केटी का सुराग लगा सके। उसने भास्कर से कहा, चलो हमें रहने को जगह तो मिल गई है, तुम इसी जगह बैठना, मैं शहर में जाकर नाग को तलाश करता हूँ। भास्कर बोला, अंबर भाई तुमने ये मुझे बूटी खिलाकर एहसान ही नहीं किया बल्कि मेरे अंदर जलती हुई आग को बुझा दिया है। मगर ये बूटी तो सिर्फ एक दिन की रह गई है, उसके बाद क्या होगा? अंबर कहने लगा, फिक्र क्यों करते हो भास्कर, मैं इस जंगल से नई बूटी तोड़ कर ले आऊंगा। भास्कर तो टूटे फूटे मंदिर की कोठरी के बाहर चबूतरे पर बैठ गया और अंबर नाग की तलाश में शहर की तरफ रवाना हो गया। दोपहर के बाद जब वो वापस आया तो भास्कर की हालत ठीक नहीं थी। उसके जिस्म में सांप के जहर की तपिश बढ़ने लगी थी। वो पानी पानी पुकार रहा था। अंबर ने उसे तसल्ली दी और जंगल में बूटी ढूंढने चला गया। वो देर तक जंगल में घूमता रहा मगर उसे वो बूटी जिससे भास्कर के बदन की आग ठंडी हो कहीं ना मिली। नाकाम होकर वापस आया तो देखा कि भास्कर उसी तरह जमीन पर लोटपोट हो रहा था जिस तरह मछली पानी के बाहर तड़पती है। अंबर ने उसे संभाला दिया। उसके जिस्म में से इतना तेज सेंक निकल रहा था कि लगता था उसके बदन के अंदर आग लगी हुई है। भास्कर को जब पता चला कि अंबर को जंगली बूटी नहीं मिल सकी तो उसने एक चीख मारी और जंगल की तरफ भाग निकला। वो पानी की तलाश में भागा था। अंबर उसके पीछे पीछे दौड़ा। वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। भास्कर बेचारे को तो आग लगी थी। वो घोड़े की तरह भागता जंगल में एक तरफ निकल गया। उसे एक तरफ से पानी की खुशबू आ रही थी। एक टीले के नीचे भास्कर को एक छोटा सा चौबचा यानी जंगली हौज नजर आया। भास्कर ने धड़ाम से पानी के हौज में छलांग लगा दी। पानी में गिरते ही ऐसी आवाज आई जैसे कोई जलती हुई लकड़ी पानी में डाल दे। भास्कर ने अपने होंठ हौज के पानी में डबो दिए और भैंस की तरह धड़ाधड़ पानी पीना शुरू कर दिया। पानी भास्कर के बदन में गया तो उसके जिस्म से भाप उठने लगी। ये वही पानी था जो भास्कर पी रहा था। हौज का पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। दूसरी तरफ अंबर अपने दोस्त भास्कर को ढूंढता जंगल में तेज तेज चला रहा था। वह जंगली झाड़ियों में से गुजर रहा था। यहाँ एक तो झाड़ियां बहुत ज्यादा थीं, दूसरा दरख्तों के ऊपर लंबी लंबी बेलें झालरों की तरह लटकी हुई थीं। अंबर उन्हें हाथ से हटाता आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसका पांव किसी के पांव से टकराया। अंबर हैरान हुआ कि दरख्त पर किसी इंसान का पांव कैसे लटक रहा है। उसने बेलों को अलग किया तो उसे एक आवाज सुनाई दी, तूने मेरे जिस्म को छू लिया, अब तू मेरी जगह पर आएगा, अब तू मेरी जगह पर आएगा। अंबर ने देखा दरख्त की एक टहनी के साथ एक आदमी की लाश लटक रही है। उस आदमी की गर्दन में रस्सी पड़ी थी और रस्सी का एक सिरा दरख्त की टहनी के साथ बंधा हुआ था। लाश की गर्दन एक तरफ को टेढ़ी हो गई थी। अंबर ने पूछा, अगर तू लाश है तो क्या तू जिंदा है? लाश ने कहा, तुम्हें अभी पता चल जाएगा, अब तू मेरी जगह आएगा। अंबर परेशान हुआ कि ये लाश किस किस्म की है और उसे बार बार क्यों कह रही है कि अब तू मेरी जगह पर आएगा। अंबर ने सोचा कि यहाँ से फरार हो जाने में ही भलाई है।
चुनाचे अंबर ने भागने के लिए कदम उठाने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह अपना कदम आगे नहीं उठा सकता। उसके दोनों पांव कई मन भारी हो गए थे। लाश का हल्का सा कहकहा सुनाई दिया, तू यहां से हिल नहीं सकता, अब तू मेरी जगह पर आ जा। अंबर के देखते देखते लाश की गर्दन में से रस्सी खुल गई और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। लाश के गिरते ही अंबर के पांव अपने आप जमीन से उठने लगे। उसने पूरी ताकत से अपने आप को नीचे रखने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। उसे कोई बहुत बड़ी तिलिस्मी ताकत जैसे ऊपर दरख्त की तरफ खींच रही थी। उसने चेहरा ऊपर उठाया तो देखा कि टहनी पर लटकी हुई रस्सी सांप की तरह लहरा कर अंबर को अपने शिकंजे में लेने के लिए बेताब हो रही थी। अंबर के बाजुओं की ताकत भी जवाब दे गई थी। वो बेहिस होता जा रहा था। जो ही अंबर का सर टहनी से लटकती और सांप की तरह बल खाती रस्सी के करीब पहुंचा तो रस्सी ने लपक कर अंबर की गर्दन को अपनी लपेट में ले लिया और फिर अंबर उसी तरह दरख्त से लटकने लगा जिस तरह पहले लाश लटकी हुई थी। अंबर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था मगर वो जिंदा था। उसके नीचे जो लाश गिरी थी और जिसकी जगह अंबर खुद लटक गया था वहां से गायब हो चुकी थी। अंबर को अपनी गर्दन में बंधी हुई रस्सी से सख्त तकलीफ होने लगी। ये पहला मौका था कि उसे तकलीफ का एहसास हुआ था। वो घबरा गया, कहीं उसकी ताकत खत्म तो नहीं हो गई। उसने अपने आप को हिलाना शुरू कर दिया। उसके बाजू में ताकत वापस आ गई थी। उसने टहनी को पकड़ लिया, फिर एक हाथ से अपनी गर्दन में बंधी हुई रस्सी खोल दी। वो नीचे गिर पड़ा। घास पर गिरते ही अंबर ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। उसकी गर्दन पर निशान पड़ गया था जिसमें से हल्का हल्का सुरख खून रिस रहा था। अंबर घबराया क्योंकि पहले कभी उसके जिस्म से खून नहीं निकला था। कहीं वो आम इंसान की हैसियत तो नहीं इख्तियार कर गया। अंबर ने देखा कि नीचे लाश भी गायब थी। वह जंगल में एक तरफ चलने लगा। उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया जो पहाड़ियों में छुपा हुआ था। अंबर ने यहाँ अपनी गर्दन के जख्म को धोने के लिए अपना सर झुकाया तो पानी में अपना अक्स देखकर दंग रह गया। उसकी शक्ल बदल चुकी थी। उसकी शक्ल अंबर की नहीं, किसी दूसरे ऐसे मर्द की शक्ल थी जिसकी आंखें लाल और माथे पर जख्म का निशान था। रंग काला था और सर के बाल उलझे हुए थे। अंबर डर कर पीछे हट गया। उसने एक बार फिर मुंह आगे करके तालाब के पानी में अपनी शक्ल देखी। उसकी शक्ल अंबर की शक्ल नहीं थी। वो अंबर से कोई दूसरा आदमी बन चुका था। क्या ये लाश ने उस पर तिलिस्म किया था? हुआ कुछ भी हो, अंबर वो पहले वाला अंबर नहीं रहा था। उसकी गर्दन पर रस्सी ने निशान डाल दिया था जिसमें से खून रिस रहा था। अंबर सर पकड़कर बैठ गया। उसकी शक्ल अगरचे किसी दूसरे आदमी के हो गई थी मगर जहन अंबर ही का था। अब उसने अपनी ताकत आजमानी चाहिए। उसने झाड़ी से एक लंबा कांटा तोड़कर अपने बाजू में चुभोया तो दर्द से उसकी चीख निकल गई और वहां से खून भी निकल आया। अंबर का तो गम के मारे दिल बैठ गया। उसकी गैर मामूली ताकत भी अब उसके पास नहीं रही थी। तो क्या वो मर भी सकता था? ये एक अजीब मुसीबत उसे पड़ गई थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर वो उठा और जंगल में दरख्तों के बीच में से होता हुआ वापस चलने लगा। एक जगह उसे दरख्तों के दरमियान भाप उठती नजर आई। वो समझ गया कि यहाँ उसका साथी भास्कर किसी तालाब या हौज में खड़ा पानी पी रहा होगा। वो भाप की तरफ बढ़ा। क्या देखता है कि उसका साथी भास्कर हौज में बैठा मुंह पानी की सतह से लगाए धड़ाधड़ पानी पी रहा है और उसके जिस्म से गर्म भाप के बादल उठ रहे हैं। हौज का पानी खत्म हो रहा था और तह के साथ लग गया था। अंबर आहिस्ता आहिस्ता चलता भास्कर के पास गया। भास्कर ने चौंककर अंबर की तरफ देखा और बोला, कौन हो तुम? अंबर जानता था कि उसकी शक्ल बदली हुई है इसलिए भास्कर उसे नहीं पहचानेगा। उसने गहरा सांस भरा और बोला, तुम्हारा नाम भास्कर है ना भाई? भास्कर ने पानी पीना बंद कर दिया। हौज का सारा पानी वो पी गया था और अब उसे 24 घंटों तक पानी पीने की जरूरत नहीं थी। उसने ताज्जुब से अंबर की तरफ देखा और बोला, तुम कौन हो भाई और तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? अंबर ने सोचा कि उसको अपनी विपता बता देनी चाहिए। अंबर को उस वक्त किसी मददगार साथी की अशद जरूरत थी क्योंकि उसकी गैर मामूली ताकत खत्म हो चुकी थी और वो एक आम कमजोर इंसान बन गया था। उसने भास्कर को अपनी सारी दर्दनाक कहानी सुना डाली और उसे बताया कि मैं ही अंबर हूँ। भास्कर को पहले तो यकीन न आया मगर अंबर ने कहा, अगर मैं अंबर ना होता तो मुझे तुम्हारा नाम भास्कर कैसे मालूम हो जाता? मैं ही तुम्हें अपने साथ लंका देश में लाया हूँ कि यहाँ अपने साथी नाग को ढूंढकर उससे तुम्हारे जिस्म में हल हुए आतिशी सांप के जहरीले असर को खत्म करा सकूं। ये ऐसी राज की बात थी कि सिवाय अंबर के और किसी को मालूम नहीं थी। भास्कर को यकीन हो गया कि यही अंबर है। वो हौज से बाहर निकल आया। उसके गीले कपड़ों में से अब भी हल्की हल्की भाप की लहरें निकल रही थीं। उसने अंबर की शक्ल को गौर से देखा और बोला, अंबर भाई तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल बदल गई है। तुम्हारी शक्ल तो किसी खूनी डाकू से मिलती है। ये क्या जादू तिलिस्म हो गया है? अंबर ने कहा, मैं खुद परेशान हूँ भास्कर।
मेरी समझ में सिवाय इसके और कुछ नहीं आ रहा कि उस लटकती हुई लाश ने मुझ पर कोई तिलिस्म किया है और वो खुद आज़ाद होकर गायब हो गई है। भास्कर बोला, मैंने तो यकीन कर लिया कि तुम ही अंबर हो, लेकिन क्या तुम्हारे दोस्त नाग को यकीन आ जाएगा? अगर उसे यकीन ना आया तो मेरा इलाज कौन करेगा? मेरे जिस्म की आग को कौन हमेशा के लिए ठंडा करेगा? अंबर ने कहा, तुम फिक्र न करो भास्कर, नाग को जब मैंने सारी बात समझा दी तो उसे जरूर यकीन आ जाएगा। भास्कर और अंबर घाटी से निकलकर शहर की तरफ रवाना हो गए। अगरचे अंबर इससे पहले भी शहर का एक चक्कर लगाया था, लेकिन अपनी शक्ल तब्दील हो जाने के बाद उसके दिल को करार नहीं आ रहा था। वो चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके वो नाग या केटी, मारिया और थिसोंग को तलाश करके उन्हें अपनी मुसीबत से आगाह करे और इस मुश्किल का कोई हल ढूंढे। उस वक्त दिन ढल रहा था। वो और भास्कर एक जंगली रास्ते पर चलते शहर के बड़े दरवाजे के सामने पहुंच गए। लोग दरवाजे में आ जा रहे थे। जो ही अंबर दरवाजे के करीब पहुंचा, एक आदमी उसे देखते ही बोला, पांडु, पांडु, और वो डरकर भाग गया। दूसरे लोग अंबर को तकने लगे और वो भी पांडु डाकू, पांडु कातिल का शोर मचाते वहां से खौफजदा होकर भाग गए। अंबर ने भास्कर की तरफ देखकर कहा, भास्कर, यहां से वापस चले चलो, मेरी शक्ल किसी पांडु डाकू से मिलती है। अभी वो वापस मुड़ने ही वाले थे कि शहर के दरवाजे में शोर मच गया। पांडु डाकू आ गया। उस शोर को सुनकर दरवाजे पर जो सिपाही पहरे पर मौजूद थे फौरन नेज़े और तलवारें लहराते अंबर की तरफ दौड़े और उसे और भास्कर को उन्होंने घेरे में ले लिया। अंबर निहत्था था और उसके पास उसकी गैर मामूली ताकत भी नहीं थी। वो जानता था कि अगर उसने लड़ाई की तो वो शदीद जख्मी हो सकता है। ख्वाह वो मर न सके मगर उसका बाजू और गर्दन वगैरह तलवार से कट सकती है। अंबर इस किस्म का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। उसने हाथ ऊपर उठा लिया और कहा, मैं पांडु डाकू नहीं हूँ। एक सिपाही ने नेज़ा अंबर की गर्दन पर रख दिया और बोला, सुनो लोगो, पांडु डाकू खुद कह रहा है कि मैं पांडु नहीं हूँ। सारे सिपाही हंस पड़े। अरे इसे फौरन राजा के पास ले चलो, ये तो फांसी की रस्सी तोड़ाकर भाग गया था। हमने इसे गिरफ्तार कर लिया है, राजा हमें इनाम देगा। उसी वक्त अंबर के हाथ रस्सी से पुश्त पर बांध दिए गए। सिपाही भास्कर को भी जब पकड़ने लगे तो अंबर ने चिल्लाकर कहा, ये मेरा साथी नहीं है, मैं तो इससे राजा के महल का रास्ता पूछ रहा था। भास्कर भी हाथ बांधकर बोला, हाँ महाराज, मैं इसका साथी नहीं हूँ, मैं तो परदेसी मुसाफिर हूँ। सिपाहियों ने भास्कर को छोड़ दिया और अंबर को कैदी बनाकर घोड़े पर बिठाकर राजा के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक सिपाही ने पूछा, पांडु, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शय थी कि तुम रस्सी तोड़ाकर फरार होने में कामयाब हो गए? अंबर ने कोई जवाब न दिया। दूसरा सिपाही कहने लगा, तुम्हारे भाग जाने की वजह से राजा ने जेल के दारोगे को कैद में डाल दिया है, तुम भागे कैसे थे पांडु? अंबर ने इस बार भी कोई जवाब न दिया और खामोशी से घोड़े पर बैठा गौर करता रहा कि हालात ने क्या तकलीफदेह रुख इख्तियार किया है। वो भाग भी नहीं सकता और कैदी बनकर राजा के सामने भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि राजा जरूर उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म सादिर कर देगा और इस हालत में तो उसकी गर्दन उड़ सकती है, जबकि उसकी ताकत उसके जिस्म में नहीं है। अंबर इन्हीं परेशान ख्यालात में गुम था कि सिपाही उसे लेकर राजा के महल के बड़े फाटक में दाखिल हो गए। फाटक पर मौजूद पहरेदार ने पांडु को देखा तो खुश होकर बोला, इस कातिल को फिर से गिरफ्तार करके तुम लोगों ने बड़ा काम किया है दोस्तों। इसे फौरन राजा के हजूर पेश करो ताकि बेचारे दारोगे की जान छूटे। राजा का दरबार खत्म हो चुका था। वो उस वक्त अपने महल के बाग में आलीशान सोने के काउच पर बैठा अपने महामंत्री से बातें कर रहा था कि सिपाही ने आकर इतला दी कि मुल्क के मशहूर और मफरूर कातिल पांडु को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजा ने चौंक कर कहा, शाबाश, मेरे सिपाहियों ने अपना फर्ज पूरा किया। फौरन खूनी पांडु को मेरे हजूर पेश किया जाए। अंबर को राजा के सामने लाया गया। अंबर के हाथ पीछे बंधे थे और अब उसके एक पांव में जंजीर डाल दी गई थी। राजा ने गजबनाक निगाहों से अंबर की तरफ देखा और बोला, खूनी पांडु, तुम समझते थे कि फांसी की रस्सी तोड़ाकर तुम मेरे मुल्क से फरार हो सकोगे? ये तुम्हारी भूल थी। तुमने मेरे मुल्क के कितने ही बेगुनाह इंसानों को हलाक किया है, उनका माल लूटा है। तुम्हें अब मैं ऐसी सजा दूंगा कि जिसे तुम्हारी रूह भी कभी बुला ना सकेगी। अंबर ने कोई जवाब ना दिया, खामोश खड़ा रहा। वो अगर कहता भी कि मैं पांडु डाकू नहीं हूं बल्कि अंबर हूं और मेरे साथ ये धोखा हुआ है और मुझ पर असली पांडु ने कोई तिलिस्म किया है तो राजा को कभी यकीन नहीं आ सकता था, क्योंकि अंबर की शक्ल हूबहू पांडु की शक्ल बन चुकी थी। इतने में महल के बरामदे की तरफ से एक जर्क बर्क लिबास वाली रानी 2 कनीजों के साथ राजा की तरफ आती दिखाई दी। जो ही वो करीब आई तो अंबर के मुंह से खुशी की एक हल्की सी चीख निकल गई, क्योंकि ये केटी थी। उसने बेख्तियार होकर कहा, केटी, मैं अंबर हूं। केटी ने, जो उस वक्त रानी कोकला के रूप में थी, हैरत से अंबर की तरफ देखा। राजा और महामंत्री भी सख्ते में आ गए कि पांडु डाकू को जुर्रत कैसे हुई कि वो रानी कोकला को इस तरह मुखातिब करे। केटी ने राजा की तरफ देखकर कहा, महाराज, ये कौन गुस्ताख है जिसने हमें एक अजीब से नाम से पुकारा है? राजा उठ खड़ा हुआ। उसका जिस्म गुस्से से कांप रहा था। उसने महामंत्री को हुक्म दिया, इस गुस्ताख पांडु डाकू को अंधे कुएं में डाल दो।
कल हम हुक्म सादिर करेंगे कि इसे किस तरह हलाक किया जाए। महामंत्री ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही अंबर को लेकर चले तो अंबर ने एक बार फिर केटी की तरफ देखकर कहा, केटी तुम मुझे नहीं पहचान सकोगी, मगर मैं अंबर हूँ, मैं अंबर हूँ। सिपाही उसे घसीटते हुए पाएं बाग से निकाल कर ले गए और महल के पिछवाड़े बाग के कोने में जो अंधा कुआं था उसमें डालकर ऊपर पहरा लगा दिया गया। अंबर को तो इस बात पर कोई ताज्जुब नहीं था कि केटी ने उसे पहचाना नहीं, मगर हैरत उसे इस बात पर थी कि अंबर का नाम लेने पर भी केटी एक पल के लिए भी नहीं चौंकी थी। कहीं उसकी याददाश्त तो नहीं गुम हो गई, उसे रानी किसने बना दिया। अंबर केटी की शक्ल पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकता था। वो केटी ही थी, वही सुनहरे बाल, वही हल्की नीली आंखें। वो महारानी के शाही लिबास में थी। यकीनन उसकी भी काया पलट कर दी गई थी। अंबर अंधे कुएं में पड़ा था। उसके बाजू में रगड़ लगने से खून रिसने लगा था। अंबर ने खुश्क घास से खून पोंछा और सोचने लगा कि वो कौन सा तरीका हो सकता है कि वो इस अंधे कुएं से निकलकर जान बचाने में कामयाब हो जाए। कुआं बहुत गहरा था। बाहर तलवारों वाले सिपाही पहरा दे रहे थे। उसकी गैर मामूली ताकत भी उसे छोड़ गई थी। केटी भी उसे नहीं पहचान रही थी। अजीब बेबसी और मजबूरी की हालत थी। कुएं की तह में पानी नहीं था। खुश्क घास फूस और दरख्त की गली सड़ी टहनियां पड़ी थीं। अंबर कुएं की दीवार से टेक लगाए बैठकर गौर करने लगा कि उसे क्या करना चाहिए।